नाज़रीन, सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड के शोर शराबे में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और एक दूसरे के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी लंदन वापसी के बाद अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने आज लाहौर के अपने कौमी असम्बली के हल्के में जलसे से खिताब किया और 2013 की नवाज शरीफ हुकूमत के फजाइल गिनवाने के बाद यकीन दहानी कराई कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, खुशहाली के लिए वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म ज्यादती की, इनका अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला करना है कि इंतकाम लेना है या अवाम की खिदमत करनी है। मेरे बुजुर्गों, नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 2024 के आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड एक अहम मुतालबा बन गया है और मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में यकसा सहूलत और मौके मांग रही हैं। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड पर सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन पर उंगलियां उठा रही है, जिससे इंतखाबी अमल मुतनाज़ होता जा रहा है। यही हाल KP का है, जहां JUI के सिवा कोई जमात मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। पंजाब और KP के बाद सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड की आवाजें उठ गई हैं और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने यकजुबान होकर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। MQM पाकिस्तान, GDA और JUI ने एक बार फिर हाथों में हाथ दे दिए हैं और न सिर्फ सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पर अदम एतमाद कर दिया, बल्कि सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, तीनों जमातों ने खुद को सिंध में पीपल्स पार्टी का मुतबादिल भी कल्बी करार दिया है और वसीतर इत्तेहाद के लिए नवाज लीग और कौम परस्त जमातों से बात करने का भी फैसला किया। सियासी रहनुमाओं ने सिंध भर में बल्दियाती काउंसिल्स मुअत्तल करने के मुतालबा करते हुए अक्टूबर में अमन मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन जनाब अमीर अब्बास साहब ने और सीनियर एंकर पर्सन जनाब सैयद समर अब्बास साहब ने। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमीर अब्बास साहब, सर, ये जो अब हम एक इंतखाबी इत्तेहाद देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये कोई खातिर ख्वाह तब्दीली लाने की पोजीशन में होंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दो किस्म के हमें कैंडिडेट्स नजर आएंगे। एक वो जो हल्के की सियासत को जानते हैं, इंतखाबी जोड़ तोड़ के साथ कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर लेंगे, और फिर एक है नजरियात की सियासत। इन इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं? ये इत्तेहाद की सियासत, इंतखाबी जोड़ तोड़ की सियासत काम आएगी या फिर नजरिए की सियासत काम आएगी? जी बहुत शुक्रिया जी। ये खास तौर पर जिस सिंध का आपने जिक्र किया, जहां आप एक नया इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बल्कि बन चुका है, जिसमें MQM, GDA खुद एक इत्तेहाद का नाम है और ये दो जमातें उसमें JUI और MQM उसमें शामिल हो गई है, तो एक नया इत्तेहाद बन गया है। ये इत्तेहाद है जिसे कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच यू। इसके ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनता है और वो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को 2008 से लेके अब तक सिंध में शिकस्त नहीं दे सका, ना सूबाई सीट्स के ऊपर, ना कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, सिवाय जो अरबत सिंध जहाँ पे MQM की एग्जिस्टेंस थी एक जमाने में, और 2018 में 14 सीटें तरीके से आपने कराची से निकाली थी जी। वरना रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इत्तेहाद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी कैसे कामयाब होती है, वो पूरा एक उनका एक पॉलिटिकल साइंस है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो इत्तेहाद है, ये तो देखे ना, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। यानी आप 16 महीने तक आपने एक ही थाली में बैठकर खाया। जिस पीपल्स पार्टी को फारूक सत्तार साहब, जो आप सुनवा रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पीपल्स पार्टी को फारूक सत्तार कह रहे थे कि ये इसने गसब किया है आके हमारा मैंडेट कराची और हैदराबाद में, तो उसी खासियत के साथ पर आप 16 महीने बैठ के मरकज में आप एक ही थाली में खाते रहे। कहते हैं इसने हमारे साथ धांधली की। वो जो धांधली आपके साथ कर रहा था बदियाती इंतखाबात के अंदर, आपको तो उसको रोकना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, और अगर आप नहीं रोक सकते थे तो कम अज कम उसके साथ से उठ तो सकते थे ना। आप साथ बैठे रहे, तो या तो आप माने इस बात को कि आपके फैसले आप खुद नहीं करते, आपसे फैसले करवाए जाते हैं, आप एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ताकतवर हल्कों की तरफ से, या
बात का एतराफ कर ले कौन के सामने। ये मत कहें कि आप एक इंडिजिनस पॉलिटिक्स करते हैं, आप एक फेयर पॉलिटिक्स करते हैं, आप पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। अच्छा, ये दावा तो उन्होंने किया भी नहीं सर, उन्होंने अब तक कोई नजरिया तो नहीं दिया अपना, ऐसा दावा उनका है भी नहीं, वो तो जोड़ तोड़ पे यकीन रखते हैं, वही वो कर रहे हैं शाह साहब। देखिए ना, वो तो ये तो एक किंग मेकर पार्टी के तौर पे बन गई थी ना एक जमाने में, कि जिसका काम था कि अगर किसी को इत्तेहादी चाहिए तो उसके साथ जाके बैठ जाए और उनकी हुकूमत बना दें। इन्होंने 2008 में यही किया, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बन गई। 2018 में ये पीटीआई की इत्तेहादी बन गई। हाँ, 2013 में नवाज शरीफ साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इनको इत्तेहादी नहीं बनाया था, क्योंकि नवाज शरीफ देख चुके थे कि इन्होंने 2008 से 13 में जो कराची में रोजाना 5-5 लाशें गिरती थी, एएनपी, एमकेएम और पीपल्स पार्टी जो लिसानियत की बुनियाद पर जो कत्लो खून हुआ, जो एथनिसिटी असबियत फैलाएगी उन 5 सालों के अंदर, और नवाज शरीफ साहब ने आके फिर वहां पे ऑपरेशन चूंकि करना था और कराची में बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन हुआ, उन्होंने इनको इत्तेहादी नहीं बनाया। और ना तो ये हर दौर में किसी न किसी की इत्तेहादी बनते रहे। और मौलाना फजलुर रहमान, आप देखिए यहाँ मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठे मरकज में, लेकिन लाड़काना है जो मौलाना फजलुर रहमान है, और ये तो सुप्रो फैमिली है जो मौलाना साहब की सबसे बड़ी फैमिली है, वो कहती है आसिफ जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा डाकू है, पीपल्स पार्टी सारे मसाइल की जड़ है सिंध के अंदर, और उनके खिलाफ। यार ये क्या कर रहे हैं आप? ये 2023 का पाकिस्तान है। लोगों के माथे के ऊपर आप लिख भी देना अली अदल साहब तुम स्टूपिड हो, तो लोग नहीं मानेंगे कि आप स्टूपिड। लेकिन एक और चीज हो रही है शाह साहब, एक और शोरो गुफा एक और भी है, वो मैं जरा समर साहब आपकी तरफ आता हूं सर। ये नून लीग के अलावा हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड क्यों कर रहा है समर साहब, ये बताइएगा कि अच्छा मांग किससे रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पाकिस्तान के अंदर, ये एक वो जमातें मांगती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, जिन्हें नजर आ रहा होता है कि इंतखाबात के अंदर शायद उनका कोई चांस नहीं बन रहा। आपको याद है कि आज से चंद महीने पहले मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा करती थी, क्योंकि नून लीग को नजर आ रहा था कि हम पॉपुलर नहीं है अवाम के अंदर, हम इंतखाबात के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उस वक्त पीटीआई मकबूलियत तो थी ही थी, लेकिन कबूलियत के हवाले से भी कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था। तो उस वक्त नून लीग शोर मचाया करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अब जो है अब हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से जो एक जराए से खबरें भी सामने आई है, वो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक्चुअली मांगी जा रही थी वो ये थी कि एक तो चेयरमैन तहरीक साहब जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो, नंबर 2 ये था कि मेरे आने से पहले वो जेल में हो, और नंबर 3 ये था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त के चीफ जस्टिस जो गए साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उनके ऊपर उन्हें एतराज था कि वो जब ओहदे पे नहीं होंगे उसके बाद हम पाकिस्तान आ जाएंगे। अब वो सारा कुछ नहीं है, तो मियां साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। अब पाकिस्तान वो आ भी रहे हैं और इलेक्शन के अंदर जो है वो अभी की इलेक्शन कैंपेन भी रन करेंगे। उधर आप सिंध के अंदर जाए तो वहां भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कौन सी जमातें कर रही है कि जिन्हें इंतखाबात के अंदर अपना कोई चांस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो अब इत्तेहाद बना रहे हैं वहां पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अगर आप देखें वहां पे जो इत्तेहाद बन रहा है जीडीए का, एमक्यूएम का और जमीयत उलमा इस्लाम का, ये वो जमातें हैं कि जिस तरह से बात की पहले अमीर अब्बास साहब ने, ये मुतअद्दिद मुकामात से मुतअद्दिद इंतखाबात के अंदर पिछले माजी में कोशिश कर चुकी है, अपना जोर आजमाई पूरी तरह से कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दें, पीपल्स पार्टी का होल्ड सिंध के अंदर खत्म करें, लेकिन वहां पे भी चूंकि पीपल्स पार्टी को हराना उनके लिए मुश्किल है, अब उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है एक शोशा छोड़ दिया है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बेसिकली एक शोशा है जमातों की तरफ से छोड़ा जाता है कि जब उन्हें लगता है कि इंतखाबात के अंदर उनका चांस नहीं बनेगा तो इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दूसरा आपने बात की थी कि इंतखाबात में वोट है वो नजरियात का होगा या इत्तेहादों का वोट होगा, तो मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें नजरियात के ऊपर लोग वोट देते हैं। वोट पाकिस्तान के अंदर जो है वो शख्सियात को दिया जाता है, ना इत्तेहादों को मिलता है, ना वोट यहाँ पे किसी। अब की बार भी ऐसे ही होगा सर, हालांकि कहा यह जा रहा है कि नजरियात की जंग चल रही है सियासी जमातों में बहुत ज्यादा, और एक जमात में तो बहुत ही ज्यादा ये बात हो रही है, तो आज भी आपको लगता है लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे सर? नहीं जी, वोट आज भी पाकिस्तान के अंदर शख्सियात का है। अगर आप मैं सिंध से शुरू करता हूं, सिंध के अंदर अगर आप देख लें तो आज भी वहां जुल्फिकार अली भुट्टो की जो है उनके नाम का वोट पड़ता है, उनकी फैमिली जो है यानी कि उनके जो आगे नवासे हैं उनको वोट पड़ता है, उनकी बेटी को पहले पड़ता था अब उनके नवासे को पड़ता है। इसी तरह से अगर आप बात कर लें पंजाब के अंदर पहले मियां नवाज शरीफ की शख्सियत को वोट पड़ता था, अब वहां पे इमरान खान साहब की शख्सियत को वोट जो है लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या नजरिया है, पीटीआई ने क्या नजरिया दिया है,
सिर्फ जो सारा शख्सी वोट है इमरान खान साहब का वोट है, तो केपी के अंदर भी हाल यही है कि वहां नजरियात का वोट है, शख्सियत का वोट है, नजरियात का वोट किसी किस्म का कोई भी नहीं है ना। वहां पे भी आप वहां पे भी इत्तेहाद बनते देखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप पंजाब के अंदर भी इत्तेहाद बनते देखेंगे। जिस जमात के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं उस जमात की पॉपुलैरिटी होती है, उस जमात का जो लीडर है उसकी पॉपुलैरिटी होती है, उसके खिलाफ इत्तेहाद भी बनते हैं, और सारा शोर शराबा जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ये भी उसी जमात के खिलाफ होता है कि जो पॉपुलर जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नजर आ रही होती है। आज आप देखें एक मुझे तो दिखाई देती है कि जो इस वक्त कह रही है कि कम अज कम इंतखाबात करवा दे, बाकी तो मुझे कोई जमात इंतखाबात ऐसे ही लेकिन ना वही पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर उससे लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि हम जीत जाएंगे इंतखाबात। पंजाब के अंदर उसी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, सेंटर के इंतखाबात में उसी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है। तो एक और बात भी है ना, इसका मतलब है एक तो इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेज कर ली है, और दूसरा ये जो समर साहब ने बात की है, अमीर अब्बास साहब के पता भी है सबको कि किसके हिस्से में क्या कुछ आएगा, तो जहां पे हिस्सा नहीं है वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर दो, और जहां पे आपका हिस्सा है वहां पे खामोश रहो। जी जारी बात है, हिस्सा बकदरे जुस्सा लेने की सारी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे समर कह रहे थे कि कमोबेश वही नतीजा होगा और वही एक निजाम चल रहा है, वो जिसे कहते हैं ना कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा, नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, सुना है चाल बदलेगा, बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिस्सों को, महीना फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। तो ये इलेक्शन हो या पिछले इलेक्शन जो आए, इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। एक वो तब्दीली वाली जमात को लोगों ने वोट दिया, उसकी कारकर्दगी भी मायूस कर रही, जो डिलीवर करना था वो नहीं कर सकते। अगर हिस्सा बकदरे जुस्सा का मामला हो फिर तो सब ठीक है, हर कोई अपने जुस्से से बड़ा हिस्सा मानने के चक्कर में, इसलिए सारा ये इस वक्त एक शोर मचा हुआ है सियासी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला है तो ऐसे ही। लेकिन शाह साहब जो आप बात कर रहे हैं ना कि इट्स गोइंग टू बी अनदर एक्सरसाइज, नथिंग एल्स, जिससे को कट टू साइज करके उनका हिस्सा कम करने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये ज्यादा ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, कट टू साइज किया गया, बहुत बड़ों को कट टू साइज किया गया है, आपकी बात ठीक है, बट द पॉइंट इज के इज देयर गोइंग टू बी अ चेंज और इज इट गोइंग टू बी अनदर फ्यूटाइल एक्सरसाइज? अमीर अब्बास साहब इस पे जरा अपना आप मौक़िफ़ दें, फिर मैं समर अब्बास साहब की तरफ बढ़ता हूं इसी सवाल को लेकर के। जी देखिए अरबों रुपए की कॉस्ट आएगी इस इलेक्शन के ऊपर, अरबों रुपए की। आज हम देखें ना, एक पाई बचाने के लिए ऑपरेशन हो रहे हैं, स्मगलर्स के खिलाफ, डॉलर माफिया के खिलाफ, बॉर्डर्स के ऊपर फलाने ढमकाने, जखीरा गोली, एक पाई के लिए आज लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए की कॉस्ट आएगी, कुछ 70-80 अरब रुपए से ज्यादा की लगभग। अगर हम इतना पैसा खर्च करके, और जैसे कहा कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इतनी बड़ी एक्सरसाइज महीने की कैंपेन, इलेक्शन, 10 मार्च उठाई, उसके बाद अगर ये सिलेक्शन क्रेडिबिलिटी हो जाए 0/0 और आलमी मुदस्सिर भी कहे कि ये इलेक्शन तसल्ली बख्श नहीं है, मीडिया भी आप और मैं बैठ के नहीं कर रहे हो, तो क्या जरूरत है फिर ये पैसा खर्च करने? ये तो ना इलेक्शन करवाए ना, इलेक्शन ना करवाए, आप ये कह रहे हैं। एक गैर आईनी इंटरिम गवर्नमेंट गुज़श्ता 8 महीनों से चल रही है, तो फिर ये भी चल सकती है। अगर उसमें कोई किसी का हाथ नहीं रोक सका तो इसमें भी कोई नहीं रोकेगा। तो अगर इलेक्शन करवाने, ये एक आपने जो बहस ये छेड़ दी है, ये बड़ी लंबी बहस है। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हमें और भी सेगमेंट्स करने हैं, क्योंकि आपने जो ये है ना, इलेक्शन की जरूरत नहीं है, इस पे अलग से प्रोग्राम करते हैं और मैं आपको मदऊ करूंगा, आपने टाइम निकालना है। समर साहब आपने भी सर टाइम निकालना है उस दिन के लिए। मैं मशकूर हूं हमारे दोनों सीनियर सहाफ़ी का जो कि आए, मेरे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा जनाब सफदर अब्बासी साहब ने। आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। अच्छा तालपुर साहब, आप ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचा रहे हैं सर, कहां पे चाहिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड? सिंध में तो फील्ड है, आपके पास है, फील्डिंग भी आपने खड़ी की हुई है, फील्ड भी आपकी अपनी है सर, फिर कहां चाहिए आप? और JUIF सिंध में GDA ये आपके खिलाफ शोर मचा रहे हैं, मरकज में आप किसी और के खिलाफ शोर मचा रहे हैं, ये है क्या मसला क्या सर? देखिए जी, ये वो फसली बटन है जो हर इलेक्शन से पहले इकट्ठा हो जाते हैं, पहले एक दूसरे को कोसते रहते हैं, पहले एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, पीपल्स पार्टी से मदद लेते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। इनमें से काफी लोग इनमें से हमसे बातचीत भी करते रहते हैं, पर ये इंतजार में होते हैं
कि जब भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आए, ये इलेक्शन देख ले, इससे पिछला देख ले, उससे पिछले से पिछला देख ले, तो हर इलेक्शन में ये बस्ती बटेरे इकट्ठा हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से पीपल्स पार्टी को डिफीट दे सके। पर अफसोस के साथ और मेरे लिए खुशी के साथ, जब भी ये मामला हुआ है, जब भी ये इकट्ठा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें पहले ओवर में क्लीन होल्ड किया है। जिस तरह इन सारी जमातों का आपने हशर देखा आपकी लोकल बॉडी इलेक्शन में, कराची में किस तरह से हमने स्वीप किया, हैदराबाद पूरा हमने स्वीप किया, सखर पूरा हमने स्वीप किया, हर डिस्ट्रिक्ट हमने स्वीप किया है इनकी मुखालफतों के बावजूद। और मैं इंतजार में हूँ कि इनको फिर से अल्लाह ताला इकट्ठा करके लाए और हमें ये ताकत है कि हम एक बार फिर से इनको बड़ी बुरी और गंदी शर्मनाक उनसे पूछ लेते हैं उनसे। सफदर बाजी साहब, सर आपके क्या मसाइल हैं सर? आप क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शोर मचा रहे हैं? देखिए जी, सिंध के हवाले से जो है ना, कोई 15 साल से यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब पीपल्स पार्टी तो मैं इसको कम कहूँगा, ये तो एक ज़रदारी साहब की एक जाती किस्म की पार्टी बन गई है। तो 15 साल से जो इनका इक़्तिदार यहाँ पे है, उसमें सिंध के मसाइल बड़े हैं। इस वक्त जो ना कोई भी जो मसला है, आप किसी भी चीज़ को ले लें, सिंध की तालीम ले लें, सिंध की सेहत का ले लें, अस्पताल ले लें, बेसिक हेल्थ यूनिट ले लें, पानी के मसाइल ले लें, सिंध के ड्रेनेज के मसाइल ले लें, सब जो है ना इस वक्त जो है ना पाकिस्तान सिंध के अंदर बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और जो है ना वो दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही। उसके बाद जब से ये केयरटेकर गवर्नमेंट बनी, तो हमारा ये ख्याल था कि जी यहाँ पे जो एक सिस्टम क्रिएट हुए थे जिसमें करप्शन और लूटमार की एक कहानी थी, जो कि मुख्तलिफ जो है ना जावियों से जो है ना मुख्तलिफ अखबारों में, चैनल में कवर भी होती रही है। और उसके अंदर हम ये समझ रहे थे कि जी जब केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो उससे कोई बेहतरी होगी। लेकिन लगता है क्या है कि केयरटेकर गवर्नमेंट भी जो है ना वो कंटिन्यूटी में है पिछली हुकूमत की। और जो है ना जितने भी वो ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे सीएम हाउस हो, वो दीगर इदारे हों, वही ऑफिसर्स जिन्होंने जो है ना इस करप्शन लूटमार में हिस्सा लिया है, चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उनके साथ वही अभी तक जो है ना महकमे लगे हुए हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। तो उस हवाले से जो है ना हमारा ये कंसर्न था, जो हमने क्योंकि वज़ीर साहब जो है ना एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर जो हाउस से उनकी कंसेंट से ये आया था, तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो मकबूल बाकर साहब हैं, जज साहब हैं, वो जिन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो है ना एक फेयर एंड फ्री प्रोसेस की तरफ इलेक्शन की तरफ जा सके। लेकिन अभी तक जो है ना वो मामला जो है ना वैसे के वैसे हैं, और वो लोग जो सारे अमल के अंदर इन्वॉल्व थे, अभी भी वो जो है ना मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर प्ली बार्गेन जिन्होंने की नैब के साथ, वॉलंटरी रिटर्न जिन्होंने किए नैब के साथ, वो सारे के सारे ऑफिसर्स जो अभी तक बैठे हुए हैं मुख्तलिफ महकमों में, डिस्ट्रिक्ट में, DC लेवल पे, SP लेवल पे, वो सारे के सारे वही लोग जो है ना उनको किसी को मसनूई एक कॉस्मेटिक चेंज के जरिए, कोई लाड़काना से जैकबाद चला गया तो जैकबाद से सक्कर आ गया, सक्कर से हैदराबाद आ गया, इस किस्म की चेंजेस के साथ सारा मामला चल रहा है। हम भी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये चीज चलती है तो फिर सिंध के अंदर जो है ना हम कोई फेयर इलेक्शन का तस्वुर नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सारे के सारे एक रिग्ड इलेक्शन थे, और पूरी की पूरी सारी जगहों पे जो हुकूमत वक्त ने अपने कारिंदे बिठा के और उन्हीं ऑफिसर्स के जरिए जो है ये सारी रिगिंग करके जो है लोकल गवर्नमेंट काउंसिल बनाई। और यहाँ का जो इलेक्शन कमिश्नर है जो प्रोविंस का जो ना वो इस सारे अमल के अंदर जो ना उनका हिस्सेदार था और उनको जो ना सपोर्ट कर रहा था। हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी कई दफा ये मामला उठाए, और जिस वक्त जब लास्ट टाइम तमाम पार्टियों के साथ मिल रहे थे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके जो अरकान है इलेक्शन कमीशन, तो हमने कहा था कि आपका ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है सिंध के अंदर जो बैठे हुए हैं, वो कम से उनको तो आप चेंज करें। वो अभी तक जो है ना उस तरह से कोई हमें जो है अभी तक जो है ना कोई जवाब नहीं मिला। तो ये सारे अमल के अंदर हम ये महसूस कर रहे थे, जितनी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यकीनन एक प्रीमियर ऑपोजिशन की जमात है, 5 जमातें हमारे अलायंस का हिस्सा है, लेकिन अब JUI और MPM और दीगर जमातें भी जो है ना जो अभी में नहीं भी बैठी, वो भी मैं आपकी तरफ आता हूं सर वापस। तैमूर सालपुर साहब, सर बल्दियाती नुमाइंदों पे सर आप जो है वो एतराज कर रहे हैं, इस पे भी बताएं, और ये बताएं सर कि पंजाब में आप नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर आपका एतराज है कि यहाँ पे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप मुतहरिक ही नहीं है सर, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी पंजाब में आपको? पंजाब में क्यों नजर नहीं आ रहे? पंजाब में कितनी बड़ी बड़े सियासी खानदानों ने शमूलत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलत कर रहे हैं, बहुत से लोग कर चुके हैं, बहुत से लोगों की लिस्ट है।
हर चंद दिन बाद सदर जरदारी को जाना पड़ता है लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में उनकी शमूलियत के लिए, उनको पीपल्स पार्टी का जो है मफलर बनाने के लिए। तो हम बड़े अच्छी तरह शुरू हो रहे हैं और अभी तो इलेक्शन में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगी वैसे वैसे हमको और ज्यादा एक्टिव देखते आएंगे। और मैं समझता हूँ जो मुकाबला है उसमें बड़ा सख्त मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सफदर साहब, ये बताइएगा कि अब आपका क्या होगा? मतलब आपका इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है, आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर क्या अमल है आपका? देखिए जी, जीडीए बुनियादी तौर पे तो अपने तौर पे एक अलायंस है और हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से ही जो है ना हमने 2018 के भी इलेक्शन लड़ा था। हमारी इस वक्त 5 जमातें हैं जो कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है और हम जो है ना सितारे के निशान हमने 2018 में भी लड़ा था और अभी 2023 तक जो है ये अलायंस कायम रहा। सिंधी उमन जितने भी अलायंसेस बनते रहे वो टूटते रहे हैं किसी न किसी स्टेज पे ना इलेक्शन के बाद। लेकिन ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाहिद अलायंस है जिसने कंटिन्यू किया है और हम जो है 2018 के इलेक्शन के बाद हम 2023 के इलेक्शन में भी मुश्तरका तौर पे जा रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है जो ना ख्वाहिश लोगों की है कि एक वसीतर मुफाद, एक वसीतर मुतबादल पैदा हो, क्योंकि यहाँ पे सिंध के लोगों को या हम जब बातें सुनते थे इवन आपके चैनल्स में भी जब होती थी ये समझा जाता था कि जरदारी साहब के मुकाबले कोई नहीं सिंध के अंदर। तो हम ये पैगाम दे रहे हैं सिंधी अवाम को और सिंध के वोटरों को कि नहीं, मुतबादल है और मुतबादल जो है ना वो 1-to-1 मुकाबले की सूरत में आएगा। और इसके लिए JUI और MQM और GDA ने मिल के जो है ये फैसला किया कि हम मिल के अपनी मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे ताकि जो माइंदा आने वाले इलेक्शनों में एक दूसरे का साथ दे सके। अभी तक की हमारी बातचीत चल रही है, कोऑर्डिनेशन कमिटीज जो हम बना रहे हैं और आगे चल के आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक मुतबादल की सूरत में 1-to-1 मुकाबला जो है इस वक्त सिंध के अंदर जो भी जरदारी साहब के लोग हैं उनके साथ होता मुझे नजर आ रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो भी इस तरह का हिकमत ठीक है। अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका भी तारपुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और भी अहम मौज़ूआत पर बात होगी इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर हैं नाज़रीन, कानूनी महाज पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब तक 6 पैंतरे बदल चुके। कभी अदालत पेश न होने का जवाब पेश करते हैं, कभी अदालत पेश करने की दरख्वास्त देते हैं, कभी एक जेल से दूसरी जेल जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, कभी दूसरी जेल जाकर पुरानी जेल को याद करते हैं, कभी जज पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं, फिर उसी जज से मर्जी का फैसला मिल जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस यानी खुफिया दस्तावेजात को गैर मजाज अफराद तक पहुंचाने का केस चल रहा है। इनके खिलाफ ये केस भी है कि साइफर में मौजूद हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए और कौमी सलामती को खतरे में डाला। इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से जमानत दायर की गई। FIA चाहती थी कि केस की समाअत इन कैमरा की जाए क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। इस दौरान कुछ अहम दस्तावेजात और बयानात अदालत के रूबरू रखे जाएंगे, कुछ मुल्कों के बयानात भी रिकॉर्ड पर लाए जाएंगे। FIA के मुताबिक अगर ये कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि यह कार्रवाई खुली अदालत में की जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया कि समाअत खुली अदालत में की जाएगी। माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए इन्हें अदालतों में न बुलाया जाए बल्कि इनके खिलाफ केसेस की समाअत वीडियो लिंक के जरिए की जाए। लेकिन अब जब वो जेल में हैं तो कहा जाता है कि केस की समाअत इन्हें अदालत पेश करके की जाए। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक अटक जेल में थे तो कहा जाता था कि इन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। जब अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया तो यह मौक़िफ़ दिया गया कि वो तो अटक जेल में ज्यादा खुश थे। जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अटक जेल में रहे उस वक्त तक दरख्वास्तें दी जाती रहीं कि इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जब अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया तो कहा गया ऐसा इसलिए किया गया ताकि साइफर केस में जल्दी सजा सुनाई जा सके। यह दरख्वास्त भी दी गई है कि अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जिंदगी को खतरा है, इन्हें खाने में जहर दिया जा सकता।
इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही रिलीफ भी ले रहे थे और साथ ही उनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार भी करते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ केसेस की ताखीरी हरबे भी इख्तियार करते थे। कभी सिक्योरिटी को वजह बताकर अदालत हाजिर ही नहीं होते थे। अदम हाजिरी पर अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती थी तो मज़ाहमत करते थे। कभी केस के काबिल समात होने पर सवाल उठाते थे। इस पर अदालती फैसला आता तो इसे चैलेंज करते थे। बात करेंगे इसी हवाले से। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन के वकील जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने। पंजोता साहब, शुक्रिया आपका। क्या सर, आप लोग किसी एक चीज पे सेटल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मामला जेल का हो, मामला अदालतों पे एतमाद का हो, मामला आपको दिए जाने वाली सहूलियात का हो, ट्रायल के इन कैमरा या ओपन हियरिंग का हो, आप किसी एक चीज पे इत्मीनान क्यों नहीं कर रहे? एक चीज पे रुक क्यों नहीं रहे? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। बात यह है कि हम ये गुजारिश कर रहे थे उस वक्त कि कानून के मुताबिक बनता ये है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जेल नहीं है तो लिहाजा जेल, क्योंकि अडयाला जेल है और ऑर्डर भी जो है अडयाला जेल का हुआ है, और ये बदनीति ये है कि वहाँ पर एक तो सहूलतें जो हैं वो उसका फुकदान है, यानी कि जो उनका हक है कानून के मुताबिक बी क्लास वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो है ट्रांसफर किए गए। दूसरे नंबर पर गुजारिश ये की थी कि क्योंकि पहली तो ये गुजारिश आ गई। अब उस मामले के ऊपर मैं ये बताना चाहूंगा वाज़ेह तौर पर कि 2 महीने हो गए और 2 महीनों के बाद ये डिसाइड किया गया कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाना चाहिए, और जब अडयाला जेल शिफ्ट किया गया तो उनके ऊपर सख्तियां कर दी गई, पाबंदियां लगा दी गई हैं। उनकी मूवमेंट के ऊपर वो वॉक नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, और उसके साथ साथ महफूज खाने के हवाले से हमारी बड़े परेशान जनरल थे, जो वो भी हमने सदा की थी उस पिटीशन में, तो वो भी डिसाइड नहीं हुआ। उसके ऊपर ये कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। अब जो लोग जिन्होंने हम पे केस बनाए हैं, जिनकी कस्टडी में खान साहब हैं, वो सरकार है, तो सरकार जेल मैनुअल के मुताबिक देखती तो पहले दिन ही कर देती, उधर क्यों लेकर जाती? तो लिहाजा मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम अभी भी ये इस्तदा कर रहे हैं कि फौरन जो है वो उसके ऊपर डायरेक्शन दी जाए और खान साहब की जो जान है उसकी जो है हिफाजत फरमाई जाए और उसके ऊपर वाज़ेह डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा। दूसरे नंबर पर जो उनका हक है कानून के मुताबिक वो उनको देना चाहिए। मूवमेंट के ऊपर किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं लगा सकते आप, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है, और हमने ये पिटीशन दायर की है जो कानून के मुताबिक है। इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी, लेकिन फैसला फौरन आना चाहिए। फैसले डिले हो रहे हैं बहुत ज्यादा पिटीशन हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा पंजोता साहब, बार बार खान साहब को जहर देने की बात क्यों की जाती है कि जो उनको जहर दिया जा रहा है? आपने भी कहा स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो क्या जेल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है? जो खाना उनको दिया जाता है वो चेक करके नहीं दिया जाता? देखें, डॉक्टर जो है वो किसकी डायरेक्शन लेगा, हमारी लेगा या उनकी लेगा? उनकी लेगा डेफिनेटली। दूसरे नंबर हम कह रहे हैं कि हमारा डॉक्टर जो तसल्ली बख्श हो, हमारा जिस पे हमें भरोसा है, वो हमारा डॉक्टर चेक करे और चेक करके खाना उनको दिया जाए। अब उस पे तो जुर्म क्या है चेक करने पे? तो चेक करना चाहिए और जो उनका हक है वो दिया जाए। तो ये बेसिकली इसलिए किए जा रहे हैं सारे बहाने और सारी चीजें कि इमरान खान साहब को एक तो जान के हवाले से तो हमने बड़ा वाज़ेह कंसर्न दे दिए, तो जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है कि उनको तोड़ा जाए, तो टूटने वाले वो है नहीं, वो डट के खड़े हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, वो एक मकसद के लिए खड़े हैं और मकसद के लिए उनकी फाइट थी आज तक, और उस मकसद से हटाया नहीं जा सकता इन कोशिश करने से। अच्छा पंजोता साहब, टॉर्चर की बात आप करते हैं, जेल काटने की बात करते हैं, बाकी तमाम सियासी कैदियों ने भी ऐसी जेल काटी थी। इनफैक्ट खान साहब के दौर में जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनके दौर में जो उनके मुखालिफिन थे उन्होंने भी ऐसी जेल काटी थी। देखिए, मैंने पहले गुजारिश की है, आपको बड़ा वाज़ेह बताया है कि उनको एक गंदे सेल के अंदर, एक ऐसे सेल के अंदर जिसमें उनके ऊपर वो बाहर 1 मिनट के लिए निकल नहीं सकते। उन्होंने मूवमेंट के हवाले से कहा कि मैंने थोड़ा सा वॉक करना है, इंसानी जो जिस्म है उसको एक वो चाहिए होती है, एक आप देख लें ना कि 302 के कैदी हैं, कोई मैनुअल के अंदर कोई ऐसी चीज बता दें जिसके ऊपर वॉक के ऊपर किसी के ऊपर पाबंदी हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, बाकी सारी चीजें भी जो कि ये फैलाई गई कि बी क्लास दे दीजिए, कोई ऐसा नहीं है। ना खान साहब की कोई डिमांड है। जब पूछा मैंने तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि देखें बी क्लास क्या है। मैंने कहा जी वो कूलर वगैरह कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो चाहिए नहीं पंखा कूलर वगैरह, वैसे ही मौसम ठीक हो गया। तो उसके अलावा ना उन्होंने कभी खाने के हवाले से शिकायत की है कि ये मेन्यू होना चाहिए, सिर्फ हमारे महफूज खाने के हवाले से कंसर्न है। लेकिन क्योंकि ये सख्तियां करके उनको उस तरह से रख कर, उस तरह से गंदे सेल में कोई उनके पास आ जा नहीं सकता। अब आज मुलाकात हुई है खान साहब से
और एक जाली के अंदर जो है वो, हालांकि कोर्ट लगी है वहां पर, अदालत में इमरान खान साहब को पेश करना था, लेकिन एक वो हमने देखा कि एक जाली नुमा, जेल नुमा एक जाली है जो सलाखों वाली, जिसके अंदर खड़ा किया गया खान साहब को, और बात करने भी हमें प्रॉब्लम है। एक साथ बंदा खड़ा हो जाता है जब हमारी मीटिंग होती है, हम अंदर जाते हैं, दहशतगर्दों की तरह तलाशी लेते हैं, पेन भी ले लेते हैं, पेपर भी ले लेते हैं। तो ये इस तरह का रवैया या इस तरह का जो है वो कोई कानून नहीं है कि ऐसा किया जाए। ठीक, अच्छा पंजोता साहब, आप डिमांड कर रहे हैं अपना डॉक्टर फराहम किया जाए, खाना चेक हो हर दफा, आपसे पहले किसी को ये सहूलत मिली थी सर? इनफैक्ट जब आपकी यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो उनके मुखालिफिन जब जेल में थे तो जो मराद कानून के मुताबिक उनको मिलना थी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन मराद के भी मुखालिफ थे और कहते थे इनकी ऐसी उतरवा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर आपको ये मराद जो दी जाएं, ये क्यों दी जाएं? इसका क्या जवाब है सर? बिल्कुल मुयस्सर थी और मैं ना थोड़ा सा आपके सवाल किए बगैर ही इस केस के हवाले से थोड़ा सा बता दूं। बात यह है कि ये बेसिकली साइफर केस जो है, धमकी मिली हुकूमत पाकिस्तान को कि इनकी हुकूमत जो है वो गिरा दी जाए, और उसके ऊपर जो है हुकूमत भी गिरा दी गई और इमरान खान साहब को उसी वो झूठा मुकदमा बना के अंदर कर दिया गया। अब खान साहब ने ओरिजिनल साइफर यानी कि कोड किसके साथ शेयर नहीं किए, उसे डीक्लासिफाइड किया कैबिनेट ने, और उसके बाद उन्होंने क्योंकि कौमी जो है वो इंटरेस्ट का मामला था और उन्हें बताना चाहिए था कि हमारे मुल्क के अंदर ये साजिश की गई है, तो उन्होंने उस जो उनका हल्फ है जिसके अंदर वाज़े लिखा है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट का जो कौमी मफाद का मामला वो बता सकते हैं, तो उनका इख्तियार है वो बता सकते हैं, उन्होंने बताया। अब इसके अंदर बड़ी उजलत दिखाई जा रही है। बेल के ऊपर उजलत नहीं है क्योंकि जमानत के ऊपर समाअत करके फैसला दिया जाए, ट्रायल को जल्दी चलाया जा रहा है, छुपा के ट्रायल चलाया जा रहा है, गिरफ्तारी छुपा के की गई, रिमांड छुपा के किया गया, लॉयर्स अलाउ करती है अदालत और वहां पर जाकर वो कहते हैं जी कि बस कोशिश करें कि एक आध बंदा आ जाए, यानी कि पूरी लीगल टीम को आर्गू करने की भी इजाजत नहीं है। और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन को प्रोटोकॉल मिलते हैं और उनकी गाड़ी जो है वो सीधी अंदर जाती है, हम बाहर धक्के ले रहे होते हैं। तो ये दोहरा म्यार क्यों किया जा रहा है, ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्या ये स्टेट जो है हमारी नहीं है, हम इंडिया में रहते हैं? ठीक, पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कुछ और भी अहम मौज़ूआत और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से गैर मुल्कियों को निकल जाने का कह दिया गया है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन के बाद कोहराम समझ गया और इसकी गूंज मुल्क से अंदरूनी मुल्क तक सुनाई दे रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से अक़वाम मुत्तहिदा तक सब इदारे और तंजीमें एक सफ़े पर आ गए हैं और इनका गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए नरम गोशा फड़क उठा है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने एक रोज पहले फैसला किया था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मुकर्ररा तारीख तक मुल्क छोड़ जाएं, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद अफगान शहरियों की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 44 लाख के करीब अफगानी आबाद हैं, जिनमें से सिर्फ 14 लाख के लगभग रजिस्टर्ड हैं। डॉन अखबार के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि तकरीबन 13 लाख अफगानी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड महाजरीन हैं, जबकि 8,80,000 गैर रजिस्टर्ड अफगानी रिहाइश पजीर हैं। तमाम निगरान वज़ीर दाखिला के बकौल पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। दूसरी जानिब हजारों अफगान बाशिंदों की जानिब से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर सऊदी अरब के सफर का इंकशाफ भी हुआ है। सऊदी हुक्काम ने 12,000 मशकूक पासपोर्ट पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किए। वजारत खारजा की जांच पड़ताल के दौरान बेशतर पासपोर्ट्स में जालसाजी और टेम्परिंग की निशानदही हुई है। अफगान बाशिंदों ने ये पासपोर्ट सरेंडर किए या फ्रॉड से हासिल किए थे। वजारत खारजा ने मुतल्लिका इदारों को जामे तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। शोमिया किस्मत के अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा ज़हूर के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ और हर बार इसका खुरा अफगान सरजमीन की तरफ निकला। इस साल के अवाइल में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा में इंकशाफ हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में 10% इजाफा हुआ। वजारत दिफा के हुक्काम ने बताया कि दहशतगर्दी की बड़ी वजह यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत वहां
मुकीम है और यकसा सोच होने की वजह से अफगान हुकूमत इनकी खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। हुक्काम के मुताबिक टीटीपी के पास 4 से 4,500 जंगजू हैं। शायद यही वजह है कि पाक फौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर को भी कुछ अरसा पहले कहना पड़ा कि पाकिस्तान को कालदम तंजीमों के लिए पनागाहों और अफगान सरजमीन से कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत से यह सवाल भी किया था कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया खूनी लहर में भी अफगान दहशत गर्दों के खूनी हाथ की तस्दीक हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगानी दहशत गर्द पाकिस्तान में अरसा से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, जबकि टीटीपी जैसे दहशत गर्द नेटवर्क को भी अफगान दहशत गर्दों की पुश्त पनाही हासिल है। पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी निकले। ज़राए के मुताबिक इस साल 12 मई को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशत गर्द मुलव्विस थे। 12 जुलाई को योप के कैंट के इलाके में दहशत गर्दों के हमले में 5 से 3 अफगान दहशत गर्द, जबकि 30 जनवरी पेशावर पुलिस लाइन्स और 29 सितंबर को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। उधर मंगल को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस टेलीफोन कॉल का ऐलान अमरीकी महकमा दिफा ने किया, जो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर किए जाने के फौरन बाद सामने आया। इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी नई पॉलिसी के हवाले से सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि फरार होने या बैरून मुल्क दोबारा आबाद होने के ख्वाहिशमंद अफगान शहरियों की आबादकारी में पाकिस्तान एक अहम शराकतदार रहा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुल्क से निकलने के फैसले पर इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सफारत खाने की जानिब से सख्त रद्द अमल का इज़हार किया गया। सफारत खाने ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 1000 से ज़ायद अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से निस्फ के पास पाकिस्तान में कानूनी हुकूक हासिल है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपने रद्द अमल में दावा किया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल में अफगान महाजरीन का कोई हाथ नहीं, पाकिस्तान को अपने लाहे अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार ने भी इस डेडलाइन की मुखालफत की है और कहा है कि किसी भी पनाह गुज़ीन की वापसी रज़ाकाराना और बगैर किसी दबाव के होनी चाहिए है। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस हवाले से अपनी बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, अब ये जो शोर उठ गया है जैसे ही पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया है, क्या आपको लगता है हमें इंटरनेशनल दबाव का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी? आई थिंक सबका एक ही जवाब है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की आई थिंक एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कल के एक पाकिस्तानी की इज्जत और जान जो है इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी नेशनल इंटरेस्ट। तो बात होगी खत्म। अभी आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मुनाफकत क्यों करती है और हर दफा जो अफगानिस्तान में कोई भी आया है, आप आई थिंक पिछले 40-45 साल का रिकॉर्ड देख लें किस तरीके से पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया। लेकिन ये कि रीजन में भी आवाजें उठ रही हैं। अगर आप फिगर्स देखें इस वक्त तकरीबन 45 लाख अफगान यहाँ पे मुकीम है, जिसमें 30 लाख जो है वो लीगल कह सकते हैं, जो पुराने हैं, सेटल्ड हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन अमेरिकन इन्फ्ला के बाद फिर एक और वेव आई। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, अमेरिकन और यूरोपियंस अगर बोल रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कि जब अमेरिका यहाँ से निकला तो यहाँ पे एक एलीट चेंज हुआ, रजीम चेंज था अफगानिस्तान में। इसका मतलब वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की फौज, वहाँ के बाकी इदारे, बिजनेसमैन और जो पैसे वाले लोग थे, स्पेशली जो कोऑपरेट करते रहे विद नाटो और अमेरिका, उनको प्रॉमिस किया गया था बाय अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन के हम इन लोगों को सेटल करेंगे। अच्छा, मैं फिगर्स आपको दे दूं, 2,71,000 लेने थे यूरोपियन यूनियन ने और 2 लाख प्लस लेना था अमेरिका ने, एंड देन देयर वाज सर्टेन अदर कंट्री। इसमें एक P1 प्लस P2 प्रोग्राम चल रहा है, प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2, और उसमें ट्रांजिट रूट बनाया गया जी कि आप पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पे 3-4 महीने हम वीजा प्रोसेस करेंगे और अल्लाह खैर सल्ला और आप उधर आ जाएंगे। एक तो ये वो है, ये वो एलीट है पैसे वाली, जैसे इस्लामाबाद की हर स्ट्रीट में, पेशावर की हर गली में आपको नजर आएंगे, और इधर आके उन्होंने प्रॉपर्टियां भी खरीदी। और 2 साल हो गए इस चीज को, ये बहाना किया जा रहा है कि जी बस अभी प्रोसेस हो रहा है। 2,71,000 में से यूरोपियन यूनियन ने टोटल कितने सेटल किए हैं? 271। सो इट्स वेरी, आई वुड से कि एक मजाक है कि जो पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। अभी जब आपने देखा कि अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट आई तो कितनी सपोर्ट की है, और ये हिस्टोरिकल है। किसी भी दौर में आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डिप्लोमेटिकली सबसे ज़्यादा हमने कोशिश की।
इनको अभी आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते इंडिया में अपना सफारत खाना बंद करना पड़ा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अपना बहुत बहुत ambassador शुक्रिया वहाँ पे सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह निगहबान।